मैंने भगवान महावीर से पूछा कि किसी से दोस्ती और प्रेम रखना है तो क्या किया जाए, तो भगवान महावीर ने कहा कि दुश्मन को मत मारो, दुश्मनी को मारने का प्रयास करो। यदि दुश्मनी को मार दिया दुनिया में कोई दुश्मन रह ही नहीं जाएगा। महावीर ने दोस्त को मारने की बात नहीं कही है, दुश्मनी को खत्म करो। ध्यान रखना, रावण को मारना कोई राम का उद्देश्य नहीं था। रावण की रावणियत को मारना राम का उद्देश्य हुआ करता था। मान्यवाद, बहुत प्रशंसा करो दुश्मन की। दोस्त सबसे बड़ा राजदार होता है हमारी जिंदगी का। ये बच्चे जो बात अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते, वो बात दोस्तों से शेयर किया करते हैं। मान्यवर, किसी लड़की की शादी करना हो ना, शोभा ताई शादी का बहुत बना रहे ना, मैं भी थोड़ा सा टिप्स दे दूं। किसी लड़की की शादी करना हो तो लड़की के माता पिता को क्या देखना चाहिए? आप यही देखते ना कितना कमाता है, कौन से जॉब में है, इसका पैकेज क्या है, आप यही देखते हैं। इसकी जाति कौन सी है, आप यही देखते हैं। इसके माता पिता कौन है, परिवार फैमिली बैकग्राउंड क्या है। धोखे में आ जाओगे ये सब देखोगे तो। मैं पुलक सागर कहता हूं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो तो कोई जरूरी नहीं कि औलाद अच्छी हो। फैमिली बैकग्राउंड दशरथ का बहुत अच्छा था, लेकिन कैकेयी का चरित्र बहुत गड़बड़ था। ध्यान रखिए, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने से बेटा अच्छा होगा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि आपको यदि अपनी बेटी की शादी करना है, उसके हाथ पीले करना है, उसका रिश्ता लेकर के जाना है, तो ना घर देखना, ना परिवार देखना, ना आप ये देखना कितना कमाता है। आप तो ये देखना कि जिस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर रही हूं, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके यार कैसे हैं, उसके मित्र कैसे हैं। अरे पिता जैसा है बेटा वैसे ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। माता जैसी है बेटा वैसे ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि दोस्त जैसे होंगे लड़का वैसा। दोस्तों का बैकग्राउंड देखो, आप ये देखो किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कहां जा। माँ बाप से छिप के काम करते हैं लड़के, माता पिता को पता नहीं चलता। और दोस्त सड़कों पे बाहर क्या करते हैं। किसी भी बेटी की शादी करो तो लड़के के दोस्तों के बारे में जानकारी जरूर लेना। यदि लड़का अच्छा होगा तो अच्छे लोगों की संगति में उठता बैठता होगा। वो लड़का यदि खराब होगा तो गलत लोगों की संगति में उठता बैठता। आदमी जैसे माँ बाप होते हैं वैसा नहीं होता, जैसे दोस्त होते हैं आदमी वैसा हुआ करता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, एक सीख दी है मैंने आपको, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप बताइए ना, एक बेटा सही गलत किसकी वजह से होता है? बाप की वजह से, मां की वजह से नहीं मेरे भाई। एक शराबी बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा शराब ना पिए। ध्यान रखना। एक जुआड़ी भी चाहता है कि मेरा बेटा जुआ ना खेले। और एक बेश्या भी चाहती है कि मेरी औलाद इस गंदगी में जीवन ना बिताए। ध्यान रखना। एक चोर ने भी ये सपना नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा चोर बने। कोई माँ बाप औलाद को चोर नहीं बनाते हैं, कोई माता पिता औलाद को झूठ बोलना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता शराब पीना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता सिगरेट पीना नहीं सिखाते हैं। सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट ना पिए। ध्यान रखना। मान्यवर, मालूम है सिगरेट पीना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं। सबसे पहले शराब पीना रिश्तेदार या माँ बाप ने नहीं सिखाया। शराबी बाप भी नहीं सिखाता है कि बेटा तू पी ले। ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले शराब पीना कोई सिखाता है तो दोस्त सिखाया करते हैं। सबसे पहले हाथ में सिगरेट आई तो माँ बाप और भाई के द्वारा नहीं, एक दोस्त के द्वारा हमारे हाथ में सिगरेट आती है। एक दोस्त के द्वारा हमारे जीवन में गलत चीजें आती हैं। और जब आदमी का स्टेटस ऐसा बन गया है, सिगरेट नहीं पिए, शराब नहीं पिए, तो कहते अरे कहां पिछड़ा हुआ आदमी, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तू अगरबत्ती में लटका है। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसे बहकाने वाले बहुत मिलेंगे जिंदगी में। मान्यवर, मैं तो कहता हूं यदि बिगाड़ने वाले दोस्तों से तो बिना दोस्त की जिंदगी गुजार लो, वो अच्छी हुआ करती है। लेकिन ऐसे दोस्तों की संगति ना करो
जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया करते हो। आप सोचिए, जीवन में संगति का बहुत असर पड़ता है। एक पानी की बूंद जो आकाश से गिरती है, और यदि वही पानी की बूंद किसी नीम के पेड़ में चली जाए तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है मेरे भाई, बताइए। कड़वा हो जाता है। नीम जानते हो? नहीं जानते हैं तो बोलो ना जानते हैं, नहीं तो मैं समझता तुम कुछ जानते ही नहीं हो। एक नीम के पेड़ में चला जाए तो स्वाद उसका कड़वा हो जाता है। वही पानी की बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठी हो जाया करती है। वही पानी की बूंद यदि केले के पेड़ में चली जाए तो कपूर बन जाया करती है। वही पानी की बूंद यदि सांप के मुख में चली जाए तो हलाहल जहर बन जाया करती है। और वही पानी की बूंद नाली में चली जाए तो गंदी नाली हो जाती है। वही पानी की बूंद यदि समुद्र में गिर जाए तो खारी हो जाती है। और वही पानी की बूंद यदि सीपी के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके निखर जाया करती है। बूंद एक ही है। ये इतने रूप क्यों हुए उस बूंद के? संगति के कारण से। किसकी संगति करी उसने? मोती बना सीप की संगति से और जहर बना सांप की संगति से। ध्यान रखिए, संगति का जीवन में बहुत फर्क पड़ा करता है। एक संत के पास 2 तोते थे। एक आदमी उनके यहां बैठने गया संत जी के दर्शन करने। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। अब जैसे ही पहुंचे तो एक तोता बोला, आइए, राम राम, स्वागत है आपका, स्वागतम, आइए बैठिए। आदमी को बड़ा अच्छा लगा कि यार तोता कितना मीठा बोल रहा है। जय जिनेन्द्र, राम राम, आइए भाई साहब बैठिए, अतिथि देवो भव, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। इतना सुकून मिला उसको। वो मुड़ा थोड़ा सा दूसरे तोते की तरफ। दूसरा तोते ने इतनी गालियां बकी, इतनी गालियां बकी, मारो, काटो, पीटो, पकड़ो, लूटो। अरे उसने कहा कि संत जी ये क्या मामला है? एक तोता गालियों पे गालियां बक रहा है और एक तोता आइए स्वागतम बड़ा मीठा शब्द बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने इन तोतों से कुछ जिंदगी का पाठ पढ़ा है। बोले क्या पाठ पढ़ा है? बोले जब ये तोते पैदा हुए थे, एक तोता मैंने डाकू के घर भेज दिया था और एक तोता मैंने साधु के घर भेज दिया था। अरे जो साधु का तोता था वो कहता था राम राम तुम्हारा स्वागत है, और जो डाकू के घर पला है वो कहता है मारो, काटो, पकड़ो और लूटो। ये संगति का फल है। तोता तो एक ही है ना, किस घर में पड़ा है? एक बात याद रखना, भीलनी के घर में पड़ा हुआ चंदन तिलक लगाने के काम नहीं आता, चूल्हे में जला करके रोटियां बनाया करती है। ध्यान रखना, भीलनी के घर में रखा हुआ हीरे का टुकड़ा आभूषण नहीं बनता है, वो पैर घिसने के काम आया करता। कहां पड़े हो आप? चंदन पड़ा चमार घर, ध्यान रखिए, नित नित कूटे चाम। चंदन कहां जाना चाहिए? किसी पंडित पुजारी के पास जाए तो माथे का तिलक बनेगा, और ऐसी जगह चला जाए जहां रोज चमड़ा कूटा जाएगा। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, आप कीमती हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। दोस्ती को ध्यान में रखिए, किसके साथ आपका उठना बैठना है। एक बात याद रखना, मैं खाने में बैठकर दूध पीना खराब है। ध्यान रखिए, मैं खाने में बैठकर दूध भी पियोगे तो शराबी का दर्जा मिलेगा तुम्हें, इतना स्मरण रखना। और संत के दरबार में पानी भी पियोगे तो पानी नहीं, अमृत और आशीर्वाद का नाम उसे दिया जाता है। अमृत पान हुआ करता है। चीज तो वही है, चीज में क्या फर्क पड़ता है? संगति किसकी कर रहे हो? अच्छे लोगों की संगति करो, ऊंचे लोगों की संगति करो। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। कौन बोला? माणिक चंद। ध्यान रखिए, माने संगति कैसे करना है, ऊंचे विचार। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई में बहुत वीक था, बहुत कमजोर। हकीकत बताऊं, धक्के लग लग के पास होता था, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। दुनिया भर की शैतानी में मन लगता था, पढ़ने लिखने में कोई दिमाग नहीं, बस इसी में खुश थे। कभी देखने ही नहीं कितने परसेंट,
और हमारे समय तो परसेंटेज का लफड़ा ही नहीं था। इस क्लास से उस क्लास में चले गए, पास हो गए, ना माँ बाप को कुछ पड़ी है ना हमें कुछ पड़ी है। जाकर के देखा, बोले क्या रिजल्ट पास, नाचते गाते आ गए, जानते ही नहीं थे 90% क्या होते हैं। आजकल के बच्चे को तो 98% आ जाए तो डिप्रेशन में चला जाता है, 2% कम क्यों हुए। हम लोग तो कोई लफड़ा ही नहीं था, आ गए, पास हो गए, निकल गए, बैठ गए अगली क्लास में, कोई परसेंटेज की बात नहीं थी। कई बार तो 5 नंबर का ग्रेस भी लग के अगली क्लास में बिठा दिया जाता था। मान्यवर सोचिए, बड़ी पढ़ाई बड़ी मजेदार थी। फेल भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं। एक लड़का फेल हो गया था हमारी क्लास में बचपन में। अब वो फेल तो हो गया बेचारा, बड़ा रो रहा। मैंने कहा काहे को रोता है यार, हो गया, फेल हो गया। स्कूल अगर आए तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई गर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। उस समय मैंने कविता लिखी थी, गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे। ये मेरी बचपन की कविता है। गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे, गर फेल भी हो जाए तो पढ़ते ही रहेंगे। जिसने किया फेल वही पास करेगा, पढ़ाई अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हाँ, कितने खुश हो गए। देखो ऐसी बातें इतनी जल्दी आ जाती हैं। अरे जो फेल कर रहा वही पास करेगा, टेंशन काहे को ले रहा है। अभी नहीं करेगा अगले साल करेगा। आज की पढ़ाई बिल्कुल अलग हो गई है। ध्यान रखना, मैं पढ़ता था, पीछे की लाइन में बैठता था, मेरे नंबर कम आते थे। मेरे एक शिक्षक थे, आज मुझे स्मरण में आ रहे हैं, डी भारत, क्रिश्चियन थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे बचपन में। वृद्ध थे, रिटायर्ड होने के बाद भी वो स्कूल पढ़ाते थे कि मैं सरकार की पेंशन जो मिलती है ना, ये फ्री में नहीं खाऊंगा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं स्कूल रोज आऊंगा। ऐसे वह शिक्षक थे। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि इधर आओ, तुम देखने में तो बड़े अच्छे हो। उस समय तो मैं अच्छा ही था। क्यों अभी गड़बड़ लग रहा हूं क्या? ध्यान रखिए। उन्होंने कहा इधर आओ, तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? मैंने कहा पढ़ता तो हूं, दिमाग में कुछ नहीं चढ़ता है। बोले नहीं चढ़ेगा। मालूम है मेरी संगति खराब थी, गलत लोगों के साथ पीछे की सीट में बैठता था, मस्ती करना, टीचर पढ़ा रहा है एक दूसरे की छेड़छाड़ करना, टीचरों के नाम रखना उल्टे सीधे। अब स्कूलों में तो यही होता है, और क्या करोगे। उनको चिढ़ाना, उनकी नकल करना। वो चले गए तो ब्लैक बोर्ड में उनका चित्र बनाना, चित्र बना रहे सर का, बन गया बंदर का। बड़ी आफत होती थी। उन्होंने कहा इधर आओ, देखने में बड़े अच्छे हो लेकिन काम तुम्हारे बहुत गड़बड़ है, पढ़ाई में आगे बढ़ो। मैंने कहा मैं नहीं लगता मन। स्कूल क्यों आते हो? माँ बाप भेजते हैं, आना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, लेकिन अब भेजते हैं तो भेजते, मैं करूं क्या। उन्होंने कहा इधर आओ, तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा। मैं 8th क्लास तक बहुत घटिया नंबर से पास होता था, बड़ी मुश्किल से। उन्होंने मुझे कहा आज से मेरा आदेश है, तुम पीछे की सीट में नहीं आगे की सीट में आकर के बैठोगे। पीछे की सीट पे वही बैठता है जो पढ़ाई से जी चुराता है, जो क्लास में मस्ती करना जानता है। ये आगे की सीट में जितने लड़के बैठे सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और बेटा मैं कहता हूँ आज से होशियार बच्चों के साथ रहो, तुम्हारा सोच बदलेगा, तुम्हारा चिंतन बदलेगा।